हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर 3 की ऑनलाइन की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो यूनिट सेकंड का हमारा 5th और लास्ट चैप्टर। देखिए, जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन्स तथा कार्बोहाइड्रेट की तरह ही लिपिड भी सभी जीवों में पाया जाता है और इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। सिंपली तौर पे देखा जाए, अगर सरल प्रकार से हम देखें तो लिपिड जो है वो वसा अम्ल और अल्कोहल के ईस्टर्स होते हैं। यदि अल्कोहल ग्लिसरॉल है तो यह फैट्स, और यदि अन्य अल्कोहल है तो वैक्स कहलाते हैं। अब देखिए, लिपिड मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप्स यानी 2 भाग उनके होते हैं। वो 2 भाग कौन से होते हैं? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये 2 पार्ट होते हैं किसके? लिपिड उपापचय के, यानी लिपिड मेटाबॉलिज्म के। अब सबसे पहले हम इसका एक पार्ट देखेंगे जो है हमारा एनालॉग। अब देखिए, जो एनाबॉलिज्म है उसको 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन से? सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड। ये एनाबॉलिज्म के भाग हैं। आप देखिए, जो सेल्स होती हैं यानी कोशिकाओं में यह क्रिया ओलियोसोम्स में होती है। अगर आपसे कहीं ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये जो क्रियाएं होती हैं वो किसमें होती हैं, याद रखिएगा, ओलियोसोम्स में, और वहीं पर इसके एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड यानी वसा अम्ल के संश्लेषण की हम बात करेंगे तो वसा अम्ल लंबी श्रृंखला वाले होते हैं और इनका संश्लेषण सक्रिय 2C संयुक्त एसिटल एंजाइम्स से प्रारंभ होता है और इसके 2 एंजाइम समूह तथा 5 समूह कारक की उपस्थिति इसके अंतर्गत आवश्यक होती है। और चूंकि एसिटल को एंजाइम श्वसन अभिक्रिया में बीज का संयुक्त होता है, तो ये था हमारा क्या? सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। अब नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल। अब देखिए, हमने फैटी एसिड को तो देख लिया, अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल में क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल में हम ये कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल के संश्लेषण में कई ऐसे अनुपात हो सकते हैं जिसमें श्वसन के ग्लाइकोलिसिस भाग में जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, जो NADH और एंजाइम्स A ग्लिसोफॉस्फेट की उपस्थिति में आवरण, हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्यतः इसके जो फॉस्फेट होते हैं कि फॉस्फेट के हटने पर यह ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या होता है कि ग्लिसरॉल और जो वसा अम्ल होता है उस अम्ल के जो ईस्टर्स होते हैं, तो याद रखिएगा, कंडेंसेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की में हम ये देखेंगे कि ग्लिसरॉल और जो वसा अम्ल है के स्थिरीकरण में से वसा अणु बनता है, और ये जो बनने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में वसा अम्ल के 3 अणु ग्लिसरॉल के एक अम्ल से मिश्रित होकर वसा का एक अणु बनाता है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों की बात करी एनाबॉलिज्म में, जिसमें फर्स्ट हमने आपको बताया सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल,
कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड। और नेक्स्ट हमने आपको बताया तीसरा था हमारा कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड एंड कीटोन। अब देखिए ये तो एनाबॉलिस था। अब हम देखेंगे कैटाबॉलिस। कैटाबॉलिस में भी जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन और हमारा कह सकते हैं हम अल्फा ऑक्सीडेशन और नेक्स्ट पर ऑक्सीडेशन, इन 3 चरणों में इसे बांटा गया। आइए अब हम देख सकते हैं कैटाबॉलिस। कैटाबॉलिस का मतलब क्या हुआ? कैटाबॉलिस का मतलब हुआ उपचयन। अब देखिए जो उपचयन है यानी सामान्यतः अगर हम देखें तो इसके 3 अनुपात हो सकते हैं, अल्फा, बीटा और पेरोक्सी। अगर हम बीटा में जाएं तो ये कैसा होता है? ये अत्यंत संश्लिष्ट प्रकार का होता है और जिसमें कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे कि बीटा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया और हम कह सकते हैं कि ग्लाइसिलिक अम्ल चक्र। ये सारी प्रक्रियाएं हमारी किस में देखने को मिलती हैं? ये सारी हमारी देखने को मिलती हैं बीटा ऑक्सीडेशन में। आप देखिए अल्फा की अगर हम बात करें तो यह चक्र जो लीफ होती है यानी जो पत्तियां पाई जाती हैं उनके ऊतकों में ये हमारा उपस्थित होता है और इनमें 2 प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। यानी प्रथम प्रतिक्रिया को अगर हम देखें तो वसा अम्ल का परऑक्सीकरण होता है जिसमें कार्बन हटने के साथ एस्टेरॉइड बनता है। और अगर हम दूसरी प्रक्रिया देखें तो दूसरी प्रक्रिया में हमको क्या देखने को मिलता है कि दूसरी प्रक्रिया में यानी 2 प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया को तो हमने देख लिया और दूसरी जो प्रतिक्रिया है उस प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन यानी कि इसके द्वारा जो इसका सीधा अल्फा ऑक्सीकरण होकर सेकेंड हाइड्रोक्सी एसिड का निर्माण करता है और जिससे कार्बन हटने से सरल यौगिक बनते हैं और ये प्रतिक्रिया हमारी चलती ही रहती है। तो ये हमारा सेकेंड हो गया। अब हम देखते हैं पर ऑक्सीडेशन। देखिए जो पर ऑक्सीडेशन है ये जो अनुपात होता है ये आलू, मटर, सोयाबीन, मक्का के बीजांकुरों में मिलता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो पराक्सीकरण अनुपात है वो किस किस के में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा आलू में, मटर में, सोयाबीन में और मक्का में और इनके किसके बीजांकुरों में। और ये जो प्रतिक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस प्रक्रिया में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है तो लिपाक्सीडेज और लिपो ऑक्सीजिनेज। तो ये एंजाइम्स होते हैं जिनमें इसकी आवश्यकता होती है और इसका प्रमुख श्वसन यौगिक लिनोलिक अम्ल तथा लिनोलिक अम्ल होते हैं। अब इस प्रक्रिया में हाइड्रोपेरोक्साइड से जो है एल्डिहाइड हमारा बनता है और इस अनुपात का समुचित ज्ञान नहीं है। अब अगर हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखें कि क्या क्वेश्चंस हमारे इससे बन सकते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस 2-1 हम आपको ऐसे ही बताना चाहेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन है कि वसा अम्ल संश्लेषण में क्या आवश्यक होता है। तो वसा अम्ल संश्लेषण में याद रखिएगा एसिटिल कोएंजाइम आवश्यक होता है। इसी तरह एक दूसरा भी प्रश्न आ चुका है कि ग्लायोजाइलेट जो साइकिल होती है उसमें जायोलाइलेट बनता है, कैसे बनता है तो याद रखिएगा ग्लाइऑक्सीसोम्स में, यानी ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंतर्गत बनता है। तो ये हमने लिपिड मेटाबॉलिस के पार्ट्स देखे और इन पार्ट्स में हमने ये देखा कि कौन कौन से इसमें उपापचय होते हैं। अब देखिए अब अगर हम बात करते हैं एनाबॉलिस पार्ट को हमने देख लिया, एनाबॉलिस में देख लिया कि किसके किसके द्वारा इसमें सिंथेसिस होता है।
ठीक है, और कैटाबॉलिज्म देख लिया। अब अगर हम अल्फा ऑक्सीकरण में अगर कुछ और भी समझना चाहें तो हमने आपको इसकी प्रतिक्रिया भी बताई थी कि अल्फा ऑक्सीकरण में अनुपथ में जो प्रक्रिया होती है ये चक्र पत्तियों के हरित ऊतक में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है कि अल्फा ऑक्सीकरण अनुपात यानी यह जो चक्र होता है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि यह चक्र हमें पत्तियों के हरित ऊतक में मिलता है और इसकी दो प्रतिक्रिया होती हैं। दो प्रतिक्रिया में हमने पहले आपको बता दी कि प्रथम प्रतिक्रिया जो होती है उस प्रतिक्रिया में वसा अम्ल का परऑक्सीकरण होता है जिसमें कार्बन हटने से क्या होता है, वसा एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये हमारी प्रतिक्रिया है। अगर इसी की दूसरी प्रतिक्रिया की हम बात करें तो आणविक ऑक्सीजन की है, यानी हमने आपको बताया क्या होता है, ये प्रतिक्रिया चलती ही रहती है। तो ये आज का हमारा चैप्टर था जो था लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी हम आपको साथ में बताते चलते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा वो भी हम आपको इंडिकेट कर देते हैं। आई होप ये जो चैप्टर है ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।